This is the Amresh 12th, and unit is atomic and nuclear physics, and chapter is 8B, which is the nuclei, and this is the lecture number 2. You have finished lecture number 1. Now we have to study the lecture number 2. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh, and today I will discuss these topics are nuclear binding energy. ये क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लियस को जो बाइंड करके रखता है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके जो एनर्जी रखती है उसी को न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होती है। और ये सबसे ज्यादा होता है, अभी तक की जितनी एनर्जी होती है, अभी तक का जितना फोर्स होता है उसका सबसे ज्यादा फोर्स इसी में लगता है, उसको न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है, उसी को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। फिर रिलेशन बिटवीन द मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में क्या रिलेशन है? बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होता है, इस कर्व का फायदा क्या होता है? फिर रेडियो एक्टिविटी क्या है, इसके लिए भी एक स्टोरी सुनाऊंगा, याद कर दिलाइएगा मुझे। फिर हाफ लाइफ किसको कहते हैं, मीन लाइफ किसको कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, फिजन क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में और केमिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ये सब सारी बातें हम लोग करेंगे। तो पहले देखिए, टॉपिक का नाम देख लीजिए, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है भाई? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है। देख लीजिए, ब्लू कलर वाला प्रोटॉन्स है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और ये न्यूट्रॉन है। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं। तो कौन बाइंड करके रखता है? क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल चार्ज होता है, अब प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो बाइंड करके कौन रखता है? ठीक है, तो इन दोनों के बीच एक एनर्जी होती है जो एक दूसरे को बाइंड करके रखती है, उसको न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू होल्ड एन एटम्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर इन द न्यूक्लियस। तुमको सर इसका मतलब है कि अगर उतना ही एनर्जी मैं दे दूं उसको तो इलेक्ट्रॉन वो जो है न्यूक्लियस टूट जाएगा? हाँ, यही होता है। द एनर्जी नीडेड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अगर आपके पास ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर न्यूक्लियॉन्स है, मींस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, अगर आपने इसको ब्रेक कर दिया तो ये क्या होते हैं, ये ब्रेक कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी इसमें उसी को न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। तो लिख लीजिएगा डेफिनेशन, घर में लिख लीजिएगा। आज मैं अभी मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा नहीं, आज घर में आप लोग लिख लीजिएगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू होल्ड एन एटम्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन टुगेदर इन द न्यूक्लियस, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द एनर्जी नीडेड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम ईच अदर, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब जो हम लोग डिस्कस करते हैं कि रिलेशन बिटवीन मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, कितना होता है, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, मास डिफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा एम। ठीक है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को अगर कभी का आप कन्वर्ट करना चाहें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है पता है, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। ठीक है, मास डिफेक्ट को अगर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो बहुत बड़ी एनर्जी होती है, मास डिफेक्ट तो बहुत कम होता है, लेकिन सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और उसका स्क्वायर और उसको डेल्टा एम से मल्टीप्लाई, एक बहुत बड़ा सा नंबर देता है वो। इसीलिए बाइंडिंग, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। देन यू शुड राइट द EB is equal to delta MC square, means mass defect is equal, nuclear binding energy is equal to mass defect into C square। और मास डिफेक्ट मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि किसी भी न्यूक्लियस का उसके कंस्टिट्यूएंट का मास माइनस होल मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। और ये हमेशा मास डिफेक्ट कुछ ना कुछ होती है, वो ग्रेटर देन 0 होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज डिनोटेड बाय EB। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, पढ़ के सुनाइए दीपांशु जी। Sir, find the energy equivalent of one atomic mass unit, first in joules and then in MeV. Using this, express the mass defect of 1680 in MeV/C. MeV पर सी स्क्वायर मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले समझो बाबू। हाँ, कुछ कह रहे थे, बोलिए। नहीं सर,
अच्छा, ये फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो पहली बात बताइए 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, ठीक है, केजी। अब इससे अगर मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो पहली बात है एनर्जी जो है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पे मास जो है कितना है, एम सी स्क्वायर ले लेते हैं, बी को हटा के एम सी स्क्वायर। एम यहाँ पे कितना है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। और सी की वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल में होती है 2.99067, बट उतना नहीं लेंगे हम, डायरेक्ट 3 ले लेते हैं। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इसका स्क्वायर। जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो वो करीब 1.49 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 जूल होगा। ये हमने निकाल लिया एनर्जी। कह रहा फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट फर्स्ट इन जूल्स, ठीक है, देन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जूल में निकल गया। अब इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे इसको। तो लिख देते हैं 1.49 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, 1.49 को 1.6 से डिवाइड कीजिए, कितना आता है भाई, 0.9315 इंटू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो 1 मेगा क्या होता है 10 टू द पावर 6, ठीक है। तो 10 टू द पावर 6, तो 0.9315 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 9 माइनस 6 3, और 3 को इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। फिर क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग दिस एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट ऑफ दिस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सी स्क्वायर। अब मास डिफेक्ट निकालना है इसका, ठीक है। तो पहली बात देखिए 1 u इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने जाना कि 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अभी हम लोगों ने जाना। अब अगर ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, तो मास डिफेक्ट निकाल लीजिए, ठीक है। तो मास डिफेक्ट इसका कितना होता है 16 इंटू, वही कैलकुलेट कर लोगे सब आप लोग। तो मास डिफेक्ट ये गिवन होगा पेपर में 0.13691, यहाँ गिवन है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये मास डिफेक्ट हो गया, ठीक है। और एनर्जी अगर निकालना है तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, या डेल्टा एम इंटू दिस 931.5। तो डेल्टा एम कितना है 0.13691 इंटू 931.5। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आंसर इज 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। फिर से समझा देता हूँ, 1 u इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg, इक्वल टू क्या होता है एम सी स्क्वायर। तो 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 इंटू 3 इंटू 10 पावर 8 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर लिख दीजिए 1.49 इंटू 10 पावर माइनस 10 जूल। अब उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, तो इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस 6। क्यों, क्योंकि देखो 1 मेगा इज इक्वल टू क्या होता है 10 टू द पावर 6 होता है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा 10 टू द पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंसर हो गया 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 u इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है 0.13691, ये गिवन होगा, ये पेपर में गिवन है। हाँ, इसके बाद E इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो सी स्क्वायर नहीं, यहाँ पे वही सी स्क्वायर को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है 931.5, ठीक है आंसर। तो 0.1369 इंटू 931.5, तो 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। नाउ व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, समझिए। अभी मैंने कहा बाइंडिंग एनर्जी किसको कहते हैं, किसी भी न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स होता है उसको जो बाइंड करके रखती है उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप अ न्यूक्लियस इनटू इनकॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड सेपरेट देम
to a such a large distance they may not interact with each other. This is called the binding energy. वही बात है कि आप तोड़ने में जितना एनर्जी लगा रहे हो वही जोड़ने में वहां पे लगेगा, ठीक है। तो उसी को डेल्टा ई बी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। इसी को मैंने एक दूसरे तरह से भी लिखा है, द सरप्लस एनर्जी which the nucleons give up by virtue of their attraction when they become bound together to form a nucleus. किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं। This is called binding energy. अब तुम कहोगे सर इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, पहले एक्सप्रेशन मुझे बताइए। देखो पहली बात है डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था हमारे पास, Z इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन मास ऑफ न्यूट्रॉन और माइनस कैपिटल एम, ठीक है। अब इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी ई बी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, दैट मीन्स जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, ठीक है। इसको ऐसे ब्रैकेट में रख देते हैं, माइनस कैपिटल एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। आपके बुक में देखना बहुत कुछ उल्टा पुल्टा करके रखा गया होगा, उतना करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला यही लिख देंगे, जब भी वैल्यू होगी इसी में सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। लिख लो इसको आप लोग, ठीक है। ई बी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम इंटू सी स्क्वायर। बहुत बार देखना मैंने अपने बुक में भी लिखा हुआ है, एक जगह पे एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखा हुआ है, वो सब करने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई भी एटम दिया वो आराम से एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, तो वो झंझट वाले में क्यों पढ़ोगे। वो मैंने इसलिए वो लिखा हुआ है कि आईसीएसई में क्या होता है कि ये वाला चीज ना वो लोग कहते हैं कि एक्स के फॉर्म में निकालिए जी, तो इसीलिए मैंने उन लोगों के लिए लिखा हुआ है, आप लोगों के लिए नहीं। आप लोग सिर्फ डायरेक्ट ये करना, कोई भी एटम दिया होगा आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेशन तो वो लोग न्यूमेरिकल तो वो लोग भी जब करते हैं तो यही फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो ई बी इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस कैपिटल एम इंटू सी स्क्वायर, और ये याद भी रखिएगा। अब तुम कहोगे सर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जितना बाइंडिंग एनर्जी है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, ठीक है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट वन न्यूक्लियस फ्रॉम द न्यूक्लियस। कहने का मतलब है डेल्टा ई बी एन इज इक्वल टू डेल्टा ई बी अपॉन ए। अब देखो डेल्टा ई बी एन इसको क्यों लिखते हैं, इसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। अब देखो यहाँ पे एमपी के बदले मैंने एमएच लिख दिया है, सेम चीज, मास ऑफ हाइड्रोजन उतना ही होता है जितना प्रोटॉन का मास होता है, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल एम की जगह देखो मैंने ये लिख दिया है, कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम एक्स ऑफ जेड ए, इसका मतलब किसी भी एटम का टोटल मास, बात एक ही है। तो या नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा ई बी एन इज इक्वल टू जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस कैपिटल एम, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए। आंसर बताइए शिवेश, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। दीपांशु, यहाँ तक बहुत इजी है ये सब। अब ये क्वेश्चन है, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस। आराम से आप लोग ने हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेंगे, कैलकुलेट करके मुझे भेजिएगा आप लोग, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे बाइंडिंग एनर्जी कर्व। टुडे आई विल डिस्कस द टॉपिक नेम इज बाइंडिंग एनर्जी कर्व। अब तुम कहोगे सर ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व होता क्या है, पहले इसको समझाइए। तो देखो बेटा, अब एक एक का बाइंडिंग एनर्जी निकालना, जैसे हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, यूरेनियम का, सबका बाइंडिंग एनर्जी लिख के और उसको एक टेबल में बनाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अब फिर जज करना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है बड़ा मुश्किल होता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने सबकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर ली और उसको ग्राफ में डिनोट कर दिया। मास नंबर एक्स एक्सिस में डाल दिया और वाई एक्सिस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स उन लोगों ने डाल दिया, ठीक है। तो एक्स और वाई एक्सिस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और मास नंबर के बीच में उन्होंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया।
तो ये ग्राफ देखना इस तरह का आया, जरा गौर कीजिएगा। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है एक्चुअल में। इसके बाद यहाँ पे देखो ट्राइटियम है, इसके बाद ऊपर देखिए हीलियम है। गौर कीजिएगा, आप लोगों का छोटा फोन होगा तो थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर लीजिए अगर हो सकता है तो। फिर देखिएगा ये लिथियम है, इसके बाद ये कार्बन है बाबू, फिर देखो ये नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर ये ऑक्सीजन का दूसरा आइसोटोप्स है, सल्फर है, फेरस है, उसके बाद मर्केंडियम है, इंडियम है, उसके बाद वेनियम है, एन है और यूरेनियम है। इस ग्राफ में ऐसा हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये कहां से आया, तो सबका बाइंडिंग एनर्जी निकाल के मास नंबर के साथ रिलेशन के साथ इसमें डाल दिया। तो एक्चुअल में ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, ये बताता है कि कोई न्यूक्लियस कितना स्टेबल है, कितना मजबूत है, कितना हार्ड है, वो यही बताता है। तो बाइंडिंग एनर्जी से ही पता चलता है कि हमारा न्यूक्लियस स्टेबल होगा कि नहीं होगा। अगर यूरेनियम की बात करें, अगर अपने घर में बोला जाए कि यूरेनियम खरीद के आओ, घर में रख दो बाहर में, सब आदमी को कैंसर हो जाएगा, सब लोग बीमार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, उससे रेडिएशंस बाहर निकलते रहते हैं, हमको दिखेगा भी नहीं और रेडिएशन निकलेगा, सब लोग बीमार हो जाएंगे। इसके लिए जब ये टॉपिक चल रहा है तो इसका मैं कहानी बताता हूँ रेडियो एक्टिविटी का, मैं आगे बता दूंगा, चलो यहां पहले बताते हैं। तो कहने का मतलब यूरेनियम में अल्फा बीटा गामा रेज निकलता है, उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, अपने आप निकलने लगते हैं। ठीक है, और ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियस मोर स्टेबल इज द न्यूक्लियस। मतलब ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है तो ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसको हम लोगों ने ग्राफ में ड्रॉ कर दिया। अब तुम देखो, सबसे ज्यादा स्टेबल आपको यहां पे कौन दिखेगा पता है, ये यहां इसके बीच में दिखेगा आपको, मोस्ट स्टेबल मोस्टली यहां पे दिखता है। फेरस और फेरस के आसपास जो एलिमेंट होता है ना, वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई होता है। तुम कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, फेरस मैंगनीज वो सब जितने भी होते हैं इसके आसपास जो होते हैं, ये ज्यादा स्टेबल होता है न्यूक्लियाई, जल्दी टूटता नहीं है। इसके न्यूक्लियस को तोड़ेंगे तो बहुत एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। और सबसे कम मतलब स्टेबल जो होता है वो यहां पे होता है, यहां पे देखो ये वाला एरो देखो, ये वाला एरो देखो, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आप लोगों को समझ में आए, रोज रोज एक ही कलर दिखला रहा हूं, लीजिए ये वाला देखिए। और यहाँ भी देखो, ये भी यहाँ भी अनस्टेबल होता है, मतलब इसके बाद सारा अनस्टेबल होता है। देखो ये न्यूक्लियर फ्यूजन जल्दी कर पाता है, ये न्यूक्लियर फिजन जल्दी कर पाता है। अगर इसका जैसे यूरेनियम हो गया, इसके आसपास का जो न्यूक्लियस है ना, वो न्यूक्लियर फिजन कर सकता है, मतलब आराम से टूट सकता है। और ये वाला जो है यहाँ पे देखिए, ये आराम से क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। तो इसीलिए हाइड्रोजन 1H2 और 1H3 के बीच का जो न्यूक्लियस जितना होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, सॉरी कम स्टेबल होता है, वो आराम से फ्यूज कर जाता है, मैंने गलत बोल दिया था। और यूरेनियम के आसपास इधर और इधर वाला जो होता है, ये न्यूक्लियर प्रोन टू फ्यूजन होता है, मतलब वो आराम से टूट सकता है। आगे मैं न्यूक्लियर रिएक्टर बताऊंगा, उसमें क्या होता है पता है, न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करा देते हैं, टूट जाता है। एटम बम में क्या समझता है, कोई माचिस जाके आग लगाता है, ऐसा नहीं है। हम लोग पटाखा कैसे चलाते हैं, पटाखे को रख देते हैं, आग लगाते हैं जाके, ठीक है, और ब्राम से करता है। एटम बम ऐसा नहीं होता। एटम बम में क्या करते हैं, उसमें एक ट्रिगर होता है, उसको कैडमियम रॉड होता है, उसको निकाल के हटा दो, बस हो गया, एटम बम बन गया। उसके अंदर न्यूट्रॉन जो है वो स्ट्राइक करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ज्यादा स्टेबल अगर होगा तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी फेरस के आसपास होगा। ठीक है, और स्टेबल न्यूक्लियाई इसीलिए फेरस के आसपास जो न्यूक्लियाई होते हैं वो सारा ज्यादा स्टेबल होते हैं। देखते हो इसका ग्राफ भी देखो, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, मैं इरेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको स्ट्रेट पैरेलल ग्राफ टाइप का दिखेगा, आपको वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो स्ट्रेट लाइन दिखेगा, और बाकी सब में देखो जिग जैग दिखेगा। तो तुमको कि सर पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सा न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल होता है, आंसर फेरस। ये लास्ट संडे जो पेपर हुआ था एक, उसमें यही क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ न्यूक्लियस गिव्स द मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मोर स्टेबल द न्यूक्लियस। ठीक है, आप लोगों का टेस्ट भी बहुत जल्दी लूंगा मैं, ये खत्म हो जाने दीजिए तब। तो
तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल फेरस, उससे कम मतलब सबसे कम जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन में काम आता है, मतलब जुड़ सकता है, वो हाइड्रोजन। देखो जुड़ने का लिथियम भी जुड़ जाता है, नाइट्रोजन भी जुड़ जाता है, हीलियम भी जुड़ जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसमें, लेकिन वो सबसे अच्छा जो होता है वो होता है हाइड्रोजन। इसीलिए सन में जो है हाइड्रोजन जुड़ते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ज्वाइन करके तब वो एनर्जी लिबरेट करता है, और बहुत कुछ बनता है, मैं सारा प्रोसेस आगे बताऊंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा स्टेबल फेरस के आसपास, सबसे कम मान जो फ्यूजन कर सकता है वो हाइड्रोजन के आसपास, और सब जो फ्यूजन कर सकता है वो यूरेनियम के आसपास होता है। नोट्स जो दूंगा उसमें यही कुछ लिखा होगा। क्या लिखा होगा पता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इज स्मॉलर फॉर 1H1। मैं लिख देता हूं स्मॉलर फॉर 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, और ग्रेटर एज ए यूरेनियम, लाइक यूरेनियम। ठीक है, U235, 238। ठीक है, आसपास माने ऑलमोस्ट क्लोजर, ऐसा लिखा होगा। तो नोट्स में सारा कुछ रहेगा, मैं यही जो मैं बोल रहा हूं वही लिखा है मैंने। अब तुम कहोगे सर इसका फायदा क्या होता है? इस कर्व को अगर मैं पढ़ लूंगा तो इससे क्या फायदा हो जाएगा? इस कर्व से ही पता चलेगा कि कौन सा न्यूक्लियस आपको लेना चाहिए जो कि न्यूक्लियर फिजन में, न्यूक्लियर फ्यूजन में काम आता है। अब इसके लिए छोटा सा स्टोरी सुनिए। मैं तारापुर गया हुआ था। अब कहेंगे सर तारापुर कहाँ है? तारापुर जानते हैं इंडिया में एक जगह है जहां पे, जानते हो, न्यूक्लियर रिएक्टर हम लोगों का है। ठीक है, जब मैं बीटेक कर रहा था तो उस समय गया था मैं, तो वहां न्यूक्लियर रिएक्टर है। वहां जानते हो क्या होता है? वहां पे न्यूक्लियस को बहुत सारे, जैसे कि इसमें ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, ये तारापुर वाला, इसमें यूरेनियम यूज नहीं होता है, वहां थोरियम यूज होता है। पूरे वर्ल्ड में जानते हो ये सेकंड जो है वो थोरियम, एक तो क्या कहते हैं उसमें है, कनाडा में है, और दूसरा इंडिया में। ये थोरियम का यही दो न्यूक्लियर रिएक्टर है पूरे वर्ल्ड में। थोरियम को डाल के उसमें क्या करते हैं, थोरियम को तोड़ते हैं, न्यूक्लियाई वाइज तोड़ते हैं, और उससे एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी का हम लोग अलग अलग पर्पस में यूज करते हैं। तो तुम कहोगे सर कैसे पता कि थोरियम ही इसमें, थोरियम इस न्यूक्लियर रिएक्शन में काम कर सकता है? तो वो इसी वाले ग्राफ से हमें पता चलता है। ठीक है, अभी देखिएगा हम लोगों का गुजरात में भी एक है, राजस्थान में भी एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, तो वहां पे यूरेनियम यूज होता है, कहीं पे यूरेनियम U238 होता है, कहीं पे कुछ होता है, तो अलग अलग जगह हम लोग के न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा सबस्टेंस यूज होगा? देखो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ के से आसपास जितना भी होगा वो सब यूज होगा। मतलब यूरेनियम यूज होता है, सबसे अच्छा जो है, सबसे अच्छा जो ज्यादा एनर्जी देगा और कम हम लोग का खर्च होगा, वो यूरेनियम के आसपास वाला होगा। ये थोरियम हो गया, स्ट्रोंसियम हो गया, ये सब सारे आसपास। ठीक है, तो न्यूक्लियर कर्व जो है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है, इसको न्यूक्लियर कर्व भी कहते हैं, ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो कहते हैं बेटा, ये हमें ये बताता है कि कौन सा न्यूक्लियाई सुटेबल है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के लिए। तो अब देखिए, तुम कहोगे सर न्यूक्लियर फिजन कहते किसको है? जब एक बड़ा न्यूक्लियाई टूट के छोटे छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं और ह्यूज अमाउंट में एनर्जी देते हैं। एटम बम क्या है, आप लोग क्या समझते हैं? एटम बम भी एक तरह का न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है, उसको चेन रिएक्शन कहा जाता है। मैं आगे पढ़ाऊंगा, बहुत डीप में बताऊंगा ये सब सारे। तो न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन जो है, सॉरी फ्यूजन नहीं, फिजन, न्यूक्लियर फिजन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज स्मॉलर। ठीक है, फॉर हेवियर न्यूक्लियाई देन द मिडल वंस। हेवियर न्यूक्लियाई आर लेस स्टेबल। जो हैवियर होता है वो बहुत कम स्टेबल होता है। अब इसको याद रखने का तरीका बताता हूं। जिस फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, देखना वो फैमिली जल्दी टूटता है। सब लोग चाहते हैं कि अपना सेपरेट कर दें, तो यही जो बड़ा न्यूक्लियस होता है वो जल्दी टूटता है, क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती है। एक एक न्यूक्लियस को बांध के रखना बड़ा मुश्किल होता है। जब ये न्यूक्लियाई टूटते हैं लाइटर न्यूक्लियाई में, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और हमें वो एनर्जी दे देता है। मैंने बताया भी था,
और कितना देता है पता है? 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 8.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। एक समझो, एक अपने न्यूक्लियाई को तोड़ दिया तो इतना एनर्जी निकला, फिर आपने तोड़ा, फिर तोड़ा, फिर तोड़ा, तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। मैंने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बताया था आपको, 1 मेगा 10⁻6 होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻19, और मान लो 8.4 है तो इंटू 8.4, इतनी एनर्जी, इतना जूल एनर्जी आपको निकलेगा एक एटम बम तोड़ेंगे तो। आप बड़े से बड़े कोयला का गोदाम भी अगर जला दोगे ना, कोयला मतलब क्या कहते हैं, माइंस भी जला दोगे, तो इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी जो एक एटम बम फोड़ने से मिलती है। तो ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ एनर्जी। और ये सब सारे इसी न्यूक्लियर फिजन को बेसिस ऑफ द एटम बॉम्ब होता है। एटम बॉम्ब भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, यूरेनियम को ले लेते हैं और तोड़ देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि नागासाकी और हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिराया गया था, वो तो सबसे छोटा छोटा बम था, छोटू बम था वो। 1000 kg मतलब 100 kg का था, 1980 kg का एक था, 100, और उसमें भी कहा जाता है कि सिर्फ 30% यूज हुआ था, बाकी यूरेनियम सब तो सारा स्पॉइल हो गया। ठीक है, और उसकी रेडिएशन अभी तक है, समझो वहां के लोग अभी भी बोने पैदा होते हैं, कोई बॉडी में प्रॉब्लम्स होती है, इतनी रेडिएशन, इतनी एनर्जी होती है। अगर एक एटम बम को 100 kg के एटम बम को अगर सपोज करो ये दिल्ली में गिरा दिया जाएगा, तो दिल्ली से 10 किलोमीटर रेडियस में जितना भी जगह है वहां पे घर भी जानते हो मेल्ट हो जाएगा। यहाँ जो हवाएं जो चलने लगेंगी ना, वो भी कम से कम 500-600 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेंगी, इतना ज्यादा, अगर वो सारा एटम बम प्रॉपर फट गया तो। ठीक है, इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है। खुद समझ लो कि अगर 1 kg यूरेनियम, 1 kg, ये वन जिसको कहते हैं 1 kg यूरेनियम को अगर आप न्यूक्लियर फिजन करते हैं तो उससे इतना एनर्जी मिलता है कि एक फैमिली वाला पूरे 5 साल तक, ठीक है, नॉर्मल एसी माने ये लाइट का यूज कर सकता है, इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है। तो कहने का मतलब है, फिर से कंक्लूड कर रहा हूं बेटा, कि न्यूक्लियर कर्व जो है, जिसको न्यूक्लियर कर्व कहते हैं, जिसको बाइंडिंग एनर्जी कर्व कहते हैं, दोनों एक ही बात है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व से हमें पता चलता है कि कौन सा न्यूक्लियाई न्यूक्लियर फिजन में अच्छा होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन में कौन सा अच्छा होगा, कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, और कितना एनर्जी निकलेगा, उसको कहां स्टोर करेंगे हम लोग, कहां यूज करेंगे, वो सब इसी कर्व से पता लग जाता है। देखो ना, यहाँ पे जैसे जैसे आप मास नंबर बढ़ा रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ा रहे हैं, उसकी वैल्यू देखिए जिगजैग बढ़ती घटती रहती है। अगर आपने यूरेनियम को तोड़ा तो देखो इतने से मल्टीप्लाई करो, इतना ज्यादा एनर्जी, ये 7.6 इंटू से लेकर 8.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी लिबरेट होगी। तो पढ़ के सुनाइए दीपांशु। ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व इन केस ऑफ न्यूक्लियर फिजन, पढ़िए। So binding energy per nucleon is smaller for heavier nuclei than the middle ones. That is, heavier nuclei are less stable. When a heavier nucleus splits into the higher nuclei, the binding energy per nucleon changes from about 7.6 mega electron volt to 8.4 mega electron volt. Greater binding energy of the product nuclei results in the liberation of energy. This is what happens in nuclear fission, which is the basis of the atom bomb. वेरी गुड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, तुमको क्वेश्चन न्यूक्लियर फ्यूजन में भी इसका यूज होता है क्या? हाँ, इसी कर्व से पता चल जाता है कि फ्यूजन कौन कराएगा। देखो फ्यूजन ये कराता है, सन जो इतनी ज्यादा लाइट आप लोगों को देती है, आपको पता है कैसे हुआ है? वहां पे सन जो है हाइड्रोजन का गोला है। अगर कोई बोलेगा व्हाट इज सन, तो मैं कहूंगा इट इज द कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन। आज ऐसे छठ भी पूजा है तो हाइड्रोजन कहा जाता है, सन की पूजा होती है। ठीक है, तो समझ लो कि सन जो हमें इतनी लाइट, इतनी हीट जो देती है, वो हाइड्रोजन गैस आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। ठीक है, और इसका जानते हो, एक बात बताओ, तुम कहोगे सर तो यहाँ घर में क्यों नहीं कर लेते आप? आपके पास भी तो हाइड्रोजन सिलेंडर होगा, नहीं होगा तो मार्केट से खरीद के लाइए, मिलता है सिलेंडर, उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन को मिला दीजिए सर, एनर्जी निकलेगा। ऐसा नहीं होता। क्या करते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं बेटा, आपको पता है 3 तरह के हाइड्रोजन होते हैं, 1h1, 1h2, 1h3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये 3 तरह के हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं।
ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस आइसोटोप या इस आइसोटोप को, किसी भी आइसोटोप्स को हम लोग क्या करते हैं, इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर में, कम से कम 5 लाख डिग्री सेल्सियस पे, 4 लाख डिग्री सेल्सियस, 3 लाख डिग्री सेल्सियस पे, डिपेंड करता है कि कैसा है, उतनी हीट में इसको रखना पड़ता है। ठीक है। तब इसके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं, और जैसे ही इसके न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, तुमको कैसे फ्यूज होता है करके दिखाइए। जैसे मान लो ये आपके पास एक 1s2 है और ये दूसरा 1s2 है। अब इस दोनों में को जैसे ही आपने हीट कर दिया ना, तो इसके ये न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक बड़ा सा न्यूक्लियाई बना लेता है, सॉरी, बड़ा सा न्यूक्लियाई बना लेता है। और अब जो न्यूक्लियाई बना, ठीक है, और वो अपने साथ हीट भी लिबरेट करता है। क्यों? क्योंकि जब दोनों फ्यूज होंगे, दोनों का एटम और प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब सेपरेट हो गए, फिर ज्वाइंट जब होगा, तो बहुत ज्यादा लिबरेशन होती है हीट की। ठीक है। और वही हीट जो है हमें सन देता है। हम लोग यहाँ लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो इसी प्रिंसिपल पे बना होता है। आपको पता है, एक हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो एटम बॉम्ब से कम 100 गुना, 1000 टाइम्स, उससे भी ज्यादा, 1000 टाइम्स ज्यादा डेंजरस होता है। अभी जो पगला सन की है, वो वहां का क्या कहते हैं, कोरिया का, ठीक है, उसने क्या किया था, हाइड्रोजन बॉम्ब जाके ओशियन में फोड़ दिया था। कहा जाता है कि ओशियन के अंदर जो हाइड्रोजन बम उन्होंने फोड़ा, उस हाइड्रोजन, जबकि छोटा इंटेंसिटी का हाइड्रोजन फोड़ा था, तो वहां पे वहां का जो वाटर का जो प्रेशर था वो 2 किलोमीटर ऊपर चला गया था। वहां के जितने माउंटेन्स वगैरह हैं बहुत सारे टूट गए, बर्बाद हो गए। ठीक है। इसीलिए अमेरिका बार बार उसको धमकाता रहता है कि भैया तुम मत फोड़ो इतना बम वगैरह, ठीक है, मत इतना मिसाइल वगैरह बनाओ, इतना बम मत फोड़ो। तो वो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। क्या करता है कि 1s2 प्लस 1s2 ऐसे जोड़ देते हैं, तो क्या बन गया, 1s3 बन गया, और प्लस 0n1 बन गया। ठीक है, 0p1, सॉरी। ठीक है, देखो पूछो, 1 + 1 2, और यहाँ पे देखिए ये 1 है, यहाँ भी 1 होना चाहिए, तो ये 1 हो गया। ये 2 + 2 4, और ये 3 है, ये 1 हो गया, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया था, 1p1। और लेबरेट एनर्जी क्यू, और इसकी जो एनर्जी होती है वो उससे भी 100 टाइम्स ज्यादा होता है, इससे भी 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स ज्यादा होता है। तो हमें पता कैसे चलता है कि इतनी एनर्जी निकलेगी और कौन निकालेगा? तो ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला, यही हमें बताता है कि हाइड्रोजन के बीच का जो वो फ्यूजन जो होती है वो ज्यादा मना होगी और ज्यादा हीट हमें देगी। मैंने एक दिन स्टोरी सुनाया था आप लोगों को, या किसी मेरे यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, देखा होगा आप लोगों ने कभी, अगर देखा हो तो। मैंने बोला भी था कि अभी जो हमारा सन जो है वो जवान हो गया है, 14-15 साल नहीं, मतलब जवान से थोड़ा कम हुआ है, 14-15 साल के, जैसे बच्चा का बिहेवियर नहीं होता है, हमारे सन का बिहेवियर उस तरह का है। ठीक है ना, वो कभी काफी बच्चा है ना वो जवान हुआ है, उसके बीच में, उसको कहते हैं, इसको कहते हैं मीडियोकर एज, वो मीडियोकर एज इन द चाइल्ड है वो इतनी हीट दे रही अभी जो है, वहां पे हीलियम भी ज्वाइन हो रहा है। आप लोगों को केमिस्ट्री टीचर बताते होंगे कि हीलियम किसी से रिएक्शन नहीं कर सकता, तो उसको बोलिएगा कि सर सनलाइट में सुना है कि हीलियम बनता, ये होता है, ज्वाइन होता है सर। उनको बोलो कि सर जेनन जो होता है, एक्सएन, वो तो सर आप कहते हो कि न्यूक्लियर, ये क्या कहते हैं, रिएक्टर एक्टिव नहीं है, ये स्टेबल है। ठीक है, लेकिन उसके भी तो होते हैं, इसके भी तो 3-4 आइसोटोप्स होते हैं, ये भी तो ब्रेक होता रहता है। उसी तरह से क्यों? क्योंकि ये सबको ज्यादा हीट अगर आप दे दोगे ना, ज्यादा हीट में जब आप ज्वाइंट कराते हैं ना, तो बहुत ज्यादा हीट लिबरेट होती है। यहां तक देखा गया है सन में कार्बन कार्बन ज्वाइंट होकर हीट देने लगा है, कुछ मॉलिक्यूल, बहुत कम है लेकिन उसका नंबर। कहने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा, हैवियर हाइड्रोजन बनाया, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा, हीलियम बनाया, फिर हीलियम हीलियम जुड़ा, लिथियम बनाया, बेरिलियम बनाया। इस तरह से अलग अलग आइसोटोप्स बनते रहते हैं, और वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। आपको पता होगा सन के ऊपर का टेम्परेचर जो है, जो सबसे बाहर है, उसका 6000 डिग्री सेल्सियस हमेशा होता है। और कोर का टेम्परेचर कहा जाता है 15 करोड़, 15 CR डिग्री सेल्सियस, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा कहा जाता है, मिनिमम इतना होगा, उससे भी ज्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये कर्व, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो कर्व है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ये हमें क्या बताता है? What is the use of the binding energy curve? The use of the binding energy curve is say about the nuclear energy per nucleons, say about the atoms and nuclei for
nuclear fission and nuclear fusion, which is favorable for us, the graph says. ये ग्राफ हमें ये बताता है कि कौन सा एटम, कौन सा न्यूक्लियाई हमारे लिए अच्छा है, हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में किसको यूज कर सकते हैं। तो तुम कहोगे सर व्हाट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन? जब दो या दो से अधिक छोटी न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ह्यूज अमाउंट में एनर्जी देते हैं। और वो एनर्जी कौन सा होता है? बाइंडिंग एनर्जी होता है पर न्यूक्लियन, जो मैंने कहा वो रिलीज करता है, ठीक है। और इसी से हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है। तो पढ़ के सुनाइए खुशी, व्हाट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन एंड हाउ कैन दिस ग्राफ सेज अबाउट द न्यूक्लियर फ्यूजन? Nuclear fusion. The binding energy per nucleon is small for light nuclei, that is, they are less stable. So, when two light nuclei combine to form a heavier nucleus, the higher binding energy per nucleon of the later result in the release of energy. This is what happens in a nuclear fusion, which is the basis of the hydrogen bomb. वेरी गुड। तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो इसी प्रिंसिपल पे बनाया जाता है। अब क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला से हमें बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना है। मैं बता देता हूं, देखो अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालना है बाबू, तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, यही बताया था। और डेल्टा एम को मास डिफेक्ट कहते हैं। जिसने ये लेक्चर नहीं देखा है वो जरूर देखिएगा, नहीं तो दिक्कत कर नहीं पाइएगा न्यूमेरिकल। अब डेल्टा एम इज इक्वल टू मास, अगर डेल्टा एम निकाले, मास ऑफ डिफेक्ट अगर निकालना हो, ठीक है, इसी को मास डिफेक्ट कहते हैं। तो क्या होगा? तो सबसे पहले लिख लेंगे z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, और माइनस कैपिटल M इंटू माइनस कैपिटल M, दिस इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट। डेल्टा M को क्या कहते हैं बाबू? मास डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। किसका है? अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा है। तो अल्फा को कैसे लिखते हैं? 2 4, ये हीलियम आयन होता है एक तरह से, पता होगा आपको। तो 2,4 लिखते हैं। तो Z का वैल्यू, ये जो 2 जो होता है उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं बेटा। तो Z को A, यहाँ पे Z को 2 लिखेंगे। एटॉमिक मास यहाँ पे A है, ये 4 हो गया। तो Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये पता है आपको, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। और A इज इक्वल टू मास नंबर कहते हैं इसको, ठीक है। और अगर इसी को, ये अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको निकालना है तो क्या लिखेंगे? क्या फॉर्मूला होता है? A माइनस Z, इसका मतलब 4 माइनस 2, इसका मतलब 2। यहां तक ठीक है। अब सबकी वैल्यू डाल दीजिए। देखिए Z की वैल्यू कितना है यहाँ पे? 2। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? ये वाला वैल्यू डाल दो, 1.007825। A माइनस Z कितना है? 2, जिसको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कहते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया? देखो तो मास ऑफ न्यूट्रॉन ये वाला पार्ट हो गया, इनटू 1.008665। आप लोग इतना बड़ा कैलकुलेशन मत कर लीजिएगा, उसको मिनिमाइज कर लीजिएगा, छोटा कर लीजिएगा, ठीक है। माइनस मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, देखो इसका मास कितना है? 4.002800, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं, जब कैलकुलेट करेंगे तब इसका आंसर कहां लिखा है, हाँ, तब इसका मास आएगा कितना? 0.0030180 AMU, ठीक है। अब अगर इसको बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर लिख दीजिए। अदरवाइज एक दूसरा तरीका भी बताया था मैंने कि इसको मल्टीप्लाई कर दो 931 से, तो कैसे लिखेंगे? 0.0300180 इंटू 931। जब सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 28.097 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई ने एक बार पूछा था इसको, वही क्वेश्चन मैंने कराया है। कहने का मतलब क्या है? अगर आपने अल्फा पार्टिकल को अगर ब्रेक कर दिया तो इतना ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी, ठीक है। और दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। इतनी एनर्जी से ही वो पूरे न्यूक्लियस के बांध के रखा है। तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, सबसे ज्यादा जो हैवियर एनर्जी होती है
वो एटॉमिक एनर्जी होती है, ठीक है, and which is the 28.097 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम हो जाएगा आप लोगों से। क्या कर रहा है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द न्यूक्लियस 2040, इसका निकालना है। देखो ये मास ऑफ न्यूक्लियस गिवन है, 2040 का मतलब क्या हो गया, कैल्शियम है ना, आप लोगों को केमिस्ट्री टीचर ने बताया होगा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है भैया, एटॉमिक मास 40 होता है। तो एटॉमिक मास जो है उसको जेड कहते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड कहते हैं, सॉरी टंग स्लिप। जेड यहाँ पे कितना है 20 इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इसी को नंबर ऑफ प्रोटॉन कह सकते हैं। इसके बाद ए इज इक्वल टू यहाँ क्या है 40, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा बाबू, ए माइनस जेड, 40 माइनस 20। अब हमें मास डिफेक्ट पहले निकाल लो, डेल्टा एम तो हमेशा निकालना पड़ेगा आपको। तो कैसे लिखेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, एकदम याद कर लीजिएगा, जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन। शुरू श्रद्धा और खुशी के लिए बता रहा हूं, जेड जो होता है बेटा एटॉमिक नंबर है, एमपी का मतलब हो गया मास ऑफ प्रोटॉन, ए माइनस जेड जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि ए एटॉमिक मास होता है और जेड एटॉमिक नंबर होता है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना बेटा उसको न्यूट्रॉन कहते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और ये है मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब जब सबको सॉल्व कर लीजिएगा, सबकी वैल्यू डाल दीजिएगा, जेड की जगह क्या डालोगे 20, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है ये वाला वैल्यू डालना है, और एम एन कितना डालना है ये वाला डालना है, कैपिटल एम कितना डालना है ये वाला डालना है। लो मैं यहाँ लिख देता हूं जिससे गड़बड़ ना हो, कैपिटल एम डाल देना है। और तुम कहोगे सर एनर्जी पूछा है तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ईबी इज इक्वल टू माना बाइंडिंग एनर्जी, बी फॉर बाइंडिंग, ई माना एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगा डेल्टा एम का, इसको 931.5 से मल्टीप्लाई, या 931 से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर हो जाएगा। सो इजी। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया था, पहले 4 मार्क्स का बोर्ड में क्वेश्चन आया करता था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, 2 बार सेम क्वेश्चन आया है, एक बार 2004 में आया है और एक बार 2013 में आया है, 2 बार आया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यू टॉपिक लिखिए, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स किसको कहते हैं समझना। न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स है जो फोर्स से न्यूक्लियस बाइंड करके रखता है, मैंने बता ही दिया है, द फोर्स विद विच द न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड टुगेदर, ठीक है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूट्रॉन ये होता है, तो इसी को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। और ये जो बाइंड करके रखता है उस फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, उसकी जो एनर्जी होती है उसको न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। फिर से सुनिएगा वंस मोर, the force by which bind together the nucleons like proton and neutron is called nuclear force. The energy by which bind together or among the proton and neutron, that is called binding energy, ठीक है। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होता है जिससे न्यूक्लियस बाइंड करके रखता है। न्यूक्लियर फोर्स उसको कहते हैं उस फोर्स से बाइंड करके रखता है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वर्ल्ड का, द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स दैट बाइंड्स द न्यूक्लियस टुगेदर। तो पढ़ के सुनाइए श्रद्धा, व्हाट इज द न्यूक्लियर फोर्स। The force with which the nucleons are bounded together is known as nuclear force. It is the strong attractive force that binds the nucleons together. मैं बताता हूं, यहां मैंने यहां बाउंड टुगेदर लिख दिया है, बाउंड अमंग टुगेदर भी हो सकता है, मतलब आपस में सब एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये आखिर में अब टॉपिक आ गया प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। अब इसकी पूरी कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूं, जो स्टोरी आप लोगों को मैं बोलता था कि सुनाऊंगा वो सुनाते हैं। एक्चुअल में क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, चक्कर लगाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है। लो मैं इसको फिगर वाइज अलग अलग बना देता हूं जिससे कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, कलर चेंज कर करके बना देता हूं। चलिए ये न्यूक्लियस है भैया, देखिएगा ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और इसका कलर चेंज कर लीजिए। हाँ ये ऑर्बिट है, ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, और ये कर दिया मैंने सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, और याद रखिएगा ये स्फेरिकल होता है, एकदम गोल गोल होता है, ठीक है, और ये होता है थर्ड ऑर्बिट, और इस तरह से आगे ऑर्बिट होते रहते हैं।
हम लोग जो बात कर रहे हैं वो अभी एक्चुअल में न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके बीच में रहता है। मैं बताता हूं, एक्चुअल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो रहना नहीं चाहिए। पूछो क्यों? प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है तो अगर एक प्रोटॉन है उसमें भी पॉजिटिव है, दूसरा प्रोटॉन है वो भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों तो आपस में झगड़ते रहेंगे। ये प्रोटॉन उसको, उस प्रोटॉन को रिपेल करेगा, तो न्यूक्लियस तो स्टेबल रहना ही नहीं चाहिए। बताओ शिवेश, रहना चाहिए क्या? बोलो। न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज अंदर में कैसे रह सकते हैं? तो तुम कहोगे सर दोनों रह सकते हैं ना, कौन बाइंड करके रख रहा है, तब कैसे रह रहा है उसमें एनर्जी, ये बताइए। तो इसके लिए मैं एक स्टोरी सुनाता हूं। मैं झारखंड में दुमका में रहता था, आप लोगों को पता है। ठीक है, एसपी कॉलेज का मैं प्रोडक्ट हूं, आप लोग गूगल करोगे तो आपको पता लग जाएगा। वहीं के एक टीचर थे, रॉ सर, उन्होंने ग्रेगर मेंडल के इन्वेंशन को ना, वो ये बायोलॉजी का इन्वेंशन होता है ग्रेगर मेंडल, उसको उन्होंने ये किया था, चैलेंज किया था, और बाद में उन्होंने एक थ्योरी दी थी नया सा। ठीक है, तो उसी कॉलेज का मैं हूँ। ठीक है, अब मैं उस वहां की स्टोरी सुनाता हूँ आपको। वहां पे क्या हुआ कि कॉलेज में हम लोग, मतलब मैं तो थोड़ा कम ड्रामे में भाग लेता था, बाकी सारे मेरे फ्रेंड्स सारे जो है ड्रामा करते थे, डांस करते थे, ड्रामा करते थे। और हम लोग क्या करते थे, जिस मोहल्ला में रहते थे, रसिकपुर उस जगह का नाम है, वहां पे हम लोग रहते थे, तो वहां भी हम लोग ड्रामा करते थे, कुछ एजुकेशनल ड्रामा बीच बीच में चलता रहता था। किसी बार क्या हुआ, दहेज नहीं लो उसके लिए आंदोलन होता, मतलब ये करते थे हम लोग, एक्टिविटी करते थे और जाके स्टेज पे हम लोग शो करते थे, फ्रेंड होते थे हमारे कल वो सब सारा। फिर स्कूल में, कॉलेज में जो है, कॉलेज में अगर कोई टीचर विदा हुआ तो उसके लिए स्पीच बना के, मैं तो स्पीच जाता था लेके, फिर कोई डांस करके दिखाता था, कोई कुछ करता था, यही सब चलता रहता था। अब हुआ क्या कि हमारे मोहल्ले में ही सरस्वती पूजा में, हम लोग सरस्वती पूजा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे, तो वहां पे एक स्टेज लगाया गया, वहां पे एक बहुत बड़ा सा हम लोग प्ले करने वाले थे। ठीक है, उसमें हम लोगों को 10 लड़के, 10 बॉयज, ठीक है, एंड 10 गर्ल्स चाहिए थी। ठीक है, देखिए 10 गर्ल्स हम लोगों को चाहिए थी। आपको पता है कि जब स्टेज से शो कहीं पे होता है, स्टेज होता है, तो बॉयज सब तो तैयार होते हैं। ठीक है, अब गर्ल्स जो है वो सभी तैयार नहीं होती हैं, और उन लोगों की मदर सब थोड़ा मना करती है कि नहीं जाओ, स्टेज पे जाने का जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठ के पढ़ो अपना। ठीक है, आपको पता ही है हम लोगों का इंडिया में तो विशेष करके ये सब होता है। अब क्या हुआ, इसमें 2 स्टूडेंट मेरी, 3 स्टूडेंट, इसमें 3 स्टूडेंट मेरी तैयार हो गई, और एक मेरी फ्रेंड थी, ठीक है, जो मेरी क्लास में पढ़ती थी, वो एक तैयार हो गई। 4 हम लोग तैयार हो, मतलब वो 4 लड़कियां वो तैयार हो गई कि हाँ भाई हम लोग प्ले में पार्टिसिपेट कर लेंगे। लेकिन अब जरूरत तो वहां 10 लड़कियों की थी, 10 या 10 से ज्यादा की थी हम लोगों को, प्ले जो हम लोग कर रहे थे 10 से 12 लड़कियों की जरूरत थी लगभग। ठीक है, बड़ी दिक्कत हो रही है। तब क्या हुआ कि वो लोग सारे डांस का ऐसे ही से प्रैक्टिस कर रहा था, तो अचानक क्या हुआ, एक लड़का है मेरा, एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसका वही का, उसका नाम है संतोष। ठीक है, संतोष नाम है, वो देखिएगा मेरे वेबसाइट पे भी उसका नाम सिर्फ लिखा होगा। वो लड़का ऐसा है देखने में, ठीक है, वो अभी इंजीनियरिंग कर चुका है उसने। अब उस लड़के की कहानी बताता हूं। वो देखने में ना एकदम गोरा चिट्टा, एकदम लड़की जैसी लगता था। वो एक दिन ऐसे डांस कर रहा था, तो वो नहीं होता है तौलिया लेके ऐसे ऐसे करके डांस कर रहा था, तो हम लोगों ने, मैंने और मेरा एक फ्रेंड ने जज किया, तो ये तो लड़की लग रहा है, ठीक है, चलो इसको लड़की बना के उतारते हैं। अब वो पहले तो मना किया उसने, बाद में उसको समझाया गया तो वो बोला हाँ भाई मैं लड़की बन जाऊंगा, चलो। अब क्या किया, हम लोगों ने ढूंढना स्टार्ट किया। लड़के तो काले उले सब चलते हैं, लड़कियां जो है वो क्या होती है, थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। और तो अब हम लोगों ने पहले गोरे लड़कों की ये की, जबकि नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन हम लोगों ने फिर गोरे लड़कों का सर्च किया, इसमें गोरे लड़के कौन का, और किसके नखरे जो है लड़कियों जैसे हैं, ठीक है, थोड़ी ऐसे ऐसे चलती हो, हाथ हुथ हिलाता हो, ऐसे करके हम लोगों ने ढूंढा। तो कुछ हम लोग टोटल मतलब 6-7 लड़के उस तरह से ढूंढ लिए, और जिसको मना लिया मैंने कि हाँ भाई लड़की बन जाएंगे। तो अब ये 7 लड़के और 4 माने 11, और मन मान के चलो कि 8 + 4 12 लड़के जो है, 4 लड़की ये हो गई, और 8 लड़के जो है वो लड़की बनने को तैयार हो गए। उन लोगों के कपड़े बोला गया भाई, लड़कियों से ड्रेस व्रेस लेके बोला कि हाँ तैयार हो गए। अब क्या हुआ कि स्टेज में देखो, अगर मान लो सबको एक साथ खड़ा कर दिया जाए, ठीक है,
तो देखने वाला बोलेगा कि 10 बॉयज है प्लस 12 गर्ल्स है, 10 बॉयज एंड 12 गर्ल्स। बाहर से जो कोई देखेगा उसको लगेंगे 10 लड़के वहां पे खड़े हैं और 12 लड़कियां खड़ी हैं। लेकिन अंदर में जो हम लोग जानते हैं, तो हम लोग क्या जानेंगे कि एक्चुअल में गर्ल्स का नंबर तो यहाँ 4 ही है, 4 गर्ल्स है, और नंबर ऑफ बॉयज बाकी तो कहने का मतलब 4 गर्ल्स एंड 18 बॉयज हैं। ठीक है, तो अब देखो, लेकिन दूर से जो भी देखेगा उसको 10 बॉयज प्लस 12 गर्ल्स लगेगा, लेकिन जब अंदर हम लोग चेक करेंगे तो दिखेगा कि 4 गर्ल्स एंड 18 बॉयज है। देखना बेटा, सेम स्टोरी यहां भी होती है। जब दूर से हम लोग देखते हैं, न्यूक्लियस से बाहर जब हम लोग देखते हैं ना, तो मान लो अगर आपके पास कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है, या मान लो कोई और ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं, 7 एंड 16 वाला ले लेते हैं, तो इसमें प्रोटॉन का नंबर कितना है? 7। न्यूट्रॉन का नंबर कितना है? 16 - 7 9। ठीक है, तो दूर से हमें लगेगा कि इसमें 7 प्रोटॉन है और 9 न्यूट्रॉन है, लेकिन जब अंदर में आप देखोगे ना, तो इसमें जानते हो प्रोटॉन जो है, आपको पता है प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन में टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। न्यूट्रॉन भी जो है वो प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है, पॉजिट्रॉन में टूट जाता है, मेसोन में टूट जाता है। कहने का मतलब है अंदर में वो सब टूटता जुड़ता रहता है। ये जो प्रोटॉन आप सिर्फ पॉजिटिव जान रहे हैं, न्यूट्रॉन जो नेगेटिव जान रहे हैं, नहीं, इसके अंदर का पार्ट देखोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब कलेक्शन होता है। बाहर से आपको लगेगा कि इतना प्रोटॉन इतना न्यूट्रॉन है, लेकिन अंदर में वो सारे पॉजिटिव नेगेटिव का जाल होता है, नेट होता है। और वही पॉजिटिव इसका नेगेटिव, ये सब सारे आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। इसी प्रिंसिपल को युकावा प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, पेपर में, बोर्ड में आप लोगों का बहुत कम पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज द युकावा प्रिंसिपल। हाँ, 1-2 एक्सप्रेशन पूछा जाएगा जो मैं करा दूंगा, लेकिन इसका स्टोरी यही है कि जब भी आप बाहर से देखते हैं आपको लगता है हाँ भाई कार्बन है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। जब आप न्यूक्लियस के अंदर जाके देखते हो तो आप क्या देखते हो? नहीं, वो प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, न्यूट्रॉन जो है पॉजिट्रॉन और मेसोन में है, लेकिन अकेला अकेला नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ज्वाइंट है। और वो एनर्जी जो होते है, वो जो एक दूसरे को बाइंड करके रखता है ना, वही न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होती है, जो बहुत ज्यादा होती है। बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जैसे ईंट और दीवार में नहीं होता है, 2 ईंट के बीच में सीमेंट होता है जो ज्वाइंट करके रखता है, उसी तरह से प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में न्यूट्रॉन घुसा होगा बीच में। ये सब बहुत सारे प्रिंसिपल आए, सारे प्रिंसिपल कट हो गए। युकावा प्रिंसिपल जो है यही अभी तक सेटिस्फाइड है, और रियल में यही होता है। जब, क्योंकि देखिए मैं क्वांटम फिजिक्स का स्टूडेंट हूं तो मुझे मालूम है ये सब सारा, तो हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो उसमें जानते हैं कि उसमें कैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है, मेसोन में कैसे चेंज होता है। क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में क्वार्क थ्योरी कराया था, याद होगा। ये पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर नहीं बनी हुई है, क्वार्क से मिलकर बनी हुई है। तो यही, ये प्रोटॉन भी क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, ये न्यूट्रॉन भी क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, और इसके क्वार्क एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, और वो जो एनर्जी होती है, ठीक है, वही बाइंडिंग एनर्जी का काम करता है। तो दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। क्या डाउट है, क्या क्रॉस क्वेश्चन है, पूछिए पहले मेरे से, फिर आगे बात करेंगे। कोई डाउट है? बोलो भाई, दीपांशु बताइए, श्रद्धा बोलो, क्या डाउट है यहां तक? नो सर। वेरी गुड। No, अब sir. देखिए, हाँ कुछ डाउट है, बोलो दीपांशु। No, sir. वेरी गुड। अब हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे आगे। आगे एक टॉपिक आएगा, उसको कहते हैं कौन सा स्टेबल होगा, लॉ ऑफ स्टेबिलिटी कहते हैं। एक बात बताते हैं, दूसरा तरीका मैंने कहा, एक तो बोला कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व से पता कर लीजिए, एक और लॉ होता है उसको कहते हैं N/P रेशियो। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो अगर 1 से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो भी वो क्या कहते हैं, अनस्टेबल होता है। और N/P अगर 1 से बहुत कम है तो भी अनस्टेबल होता है, और N/P 1 के करीब होता है ना, तो वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये देखिए, तो कोई भी न्यूक्लियाई लाइटर कैसे होगा, हम लोग कैसे पता लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियर फोर्स। तभी मैंने कहा कि न्यूक्लियर फोर्स जिसमें बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन में पार्टिसिपेट कर पाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो गए,
ये सब सारे लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ देखा होगा मैंने, ग्राफ जो दिखाया होगा, ये पे देखो, यहाँ पे स्टार्ट होती है ग्राफ में, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे N/P का रेशियो भी कम होता है, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी भी बहुत कम, मतलब ज्यादा होती है इसकी। तो सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी यहाँ होती है, सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी यहाँ होती है पर न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो इसकी वजह से इसकी जो एनर्जी ज्यादा होती है, तो इसीलिए ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। तो जब हम लोग दो लाइटर न्यूक्लियाई को ज्वाइन कर देते हैं, एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियाई। दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। उसी तरह से देखो, हेवियर न्यूक्लियाई का भी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा तभी तो हमारे काम है, तभी तो हम लोग उससे एनर्जी लिबरेट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में भी जो एनर्जी निकलती है वो भी बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में निकलती है। उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, आगे ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूरेनियम होता है 92, 238, इसके दो आइसोटोप्स होते हैं, एक 235, एक 238 का। उसको न्यूट्रॉन से स्ट्राइक कराते हैं तो थोरियम बनता है, प्लस क्रिप्टन बनता है, प्लस स्ट्रोंसियम बनता है, प्लस एनर्जी निकलती है, फिर थर्मल न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ये सब सारी बातें हम लोग आगे डीप में जाकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसी बॉडी होती है, जैसे देखो आपको पता है लाइटर अगर न्यूक्लियाई है, अगर लाइटर न्यूक्लियाई है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। देखो ये सब में अगर याद नहीं भी रह पाए ना तो उतना याद रखने की जरूरत नहीं, देख लो मैं नहीं पढ़वा रहा हूं। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं वो याद रखिएगा, वो कोशिश कीजिएगा समझने का, पेपर में कम आता है ये सब, लेकिन हाँ ये सब जो मैं लिख रहा हूँ वो सब आएगा पेपर में। देखिए बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा लाइटर न्यूक्लियाई की होती है, और हैवियर न्यूक्लियाई भी जो होती है उसकी भी बहुत ज्यादा होती है बाइंडिंग एनर्जी, लेकिन बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी होती है कम होती है। ठीक है, तो इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो और वो अनस्टेबल हो हमारे लिए बड़ा काम होता है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट करते हैं, इससे बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट करते हैं। तो तुम कहोगे सर अभी तक जो भी आपने पढ़ाया पूरे को कंक्लूड कर दो 3 लाइन में। देखो मैंने क्या कंक्लूड किया कि वही न्यूक्लियस हमारे लिए फायदे कर होगा जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा। दूसरा, ये अनस्टेबल होगा, और ये अनस्टेबल होगा ये कैसे पता चलता है? एक होता है बाइंडिंग एनर्जी कर्व, उससे पता चलता है। और इसी से जब अनस्टेबल होता है तो इसमें 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन वो होता है जिसमें छोटा छोटा न्यूक्लियस ज्वाइंट हो जाता है और एनर्जी देता है। फिजन वो होता है जो बड़ा न्यूक्लियाई टूट जाता है और एनर्जी देता है। बस इतना ही ये पूरे का कंक्लूजन था। क्लियर है? नाउ Yes, sir. न्यूक्लियर स्टेबिलिटी लिख लीजिए बेटा, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी। ठीक है, इसमें जानते हो इस चैप्टर में क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते हैं, कहानी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेंगे। और बच्चे कहते हैं सर बुक में तो ये सब लिखा हुआ था ही नहीं, एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, पूरा देखते हैं बेकार बेकार क्या कर्व बना बना के लिखा हुआ है। सर कोई रेफरेंस बुक लिखते हैं तो उसमें ये सब लिखा ही नहीं हुआ है। जब मैं पढ़ रहा था, मैं बताता हूँ, मैंने कम से कम इस चैप्टर के 4-5 बुक छान मारे थे। ठीक है, किसी में कुछ लिखा हुआ है, किसी में कुछ लिखा हुआ है, वो पूरा क्लियर नहीं हो रहा था। तब तभी मैं बताता हूँ, रियली में इस चैप्टर की वजह से ही मैंने फिजिक्स पहले सबसे पहला चैप्टर मैंने यही लिखा था जब बुक लिखा था तो। ठीक है, इसलिए मैंने बताया था 2.5 साल लगे थे मुझे बुक लिखने में। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर मैंने यही लिखा था। नाउ अब देखिए, कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल होगा या नहीं होगा कैसे पता चलेगा? तो आप कहेंगे कि सर पहला मेथड तो आप बाइंडिंग एनर्जी कर्व से पता लगा लीजिएगा। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व से पता लग जाएगा। तो लिखो कॉपी में, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी टॉपिक का नाम लिखिए, नीचे फर्स्ट नंबर लिखिए बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व से कैसे पता चलता है कि जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स ज्यादा होगा, ठीक है, वो हमारे लिए फायदा है, मतलब वो स्टेबल नहीं होगा, मतलब अनस्टेबल होगा। लेकिन इसका कंडीशन क्या है कि ये लाइटर होना चाहिए
और हैवियर होना चाहिए, क्योंकि फेरस का भी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हम कहते हैं वो स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये वो ना ज्यादा हल्का है ना ज्यादा भारी है। ठीक है, अगर भारी है, हैवियर अगर है, और वो अनस्टेबल है, ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसकी ज्यादा होगी। तो आप लोग कॉपी में यही लिख लीजिएगा, बाइंडिंग एनर्जी कर्व से हमें पता चलता है कि न्यूक्लियर स्टेबल है कि अनस्टेबल है। दूसरी बात, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी और वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा और वो लाइटर होगा या हैवियर होगा, उसी से पता लग जाएगा कि वो स्टेबल है या नहीं है, मतलब वही हमारे काम का होगा। ये हो गया फर्स्ट रूल। सेकंड रूल बताता हूं बेटा, इसको कहते हैं N/P रेशियो। थोड़ा सा मैंने बता भी दिया था, फिर भी बताता हूं। जितने भी एटम्स आज तक और न्यूक्लियाई बने हैं, सबको अगर ये ग्राफ में ड्रॉ कर दोगे, ठीक है, तो आपको देखते होगे आप 1H1, जब भी हाइड्रोजन वगैरह लिखते होगे ना, आप लोग ऐसे लिखते होगे 1H2, 2He4, 3Li6, ऐसा लिखते हो आप लोग। ठीक है, 4 बेरिलियम फिर लिखते हो, 4R8 ऐसा लिखते हो। ठीक है, जनरली मैं भी इसी तरह लिखता था जब 9th में सबसे पहले पढ़ा था, ये सब 9th 8th में पढ़ा था मैंने, तो उसमें पढ़ा था, ऐसे याद करता था मैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरिलियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरह से, एल्यूमिनियम, इस तरह से याद रखा था मैंने। उस समय बड़ी कंफ्यूजन होती थी। एटॉमिक नंबर 1 2 3 ये तो ठीक था, लेकिन एटॉमिक मास में बड़ा दिक्कत। यहाँ बोलते थे कभी 2 होता था, कभी 4, और लिथियम का तो 6 नहीं होता है, 7 होता है। बेरिलियम का तो 8 होता है, बट कुछ बेरिलियम का 9 होता है। ठीक है, फिर बेरिलियम का, तो फिर बोरॉन का देखते हैं 5 10 ठीक लिख देते हैं, फिर कार्बन का 6 12 लिख देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का जो जब लिखना स्टार्ट करते हैं, कभी 7 14 लिखा जाता है, कभी 7 16 लिखा जाता है, तो बड़ी कंफ्यूजन थी। ठीक है, और एक्चुअल में ये सही भी था। तो हम लोग जनरली डबल डबल करते हैं, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग सोचते हम लोग हैं कि ये ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में ये ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो मोस्टली स्टेबल होता है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से जैसे जैसे डेविएट करता है वो अनस्टेबल होता चला जाता है। इसका मतलब क्या है, इस सबको पढ़ने का तरीका बताता हूं। एन और पी का रेशियो निकाल लो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो निकाल लो। ठीक है, तुमको सर एग्जांपल बताइए, लिथियम ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर मास 7 है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 3, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है बाबू 7 - 3 4। अब दोनों का रेशियो निकालो, N/P 4/3, 1.33। 1 से ज्यादा है ये अनस्टेबल होगा, और ऑब्वियसली लिथियम अनस्टेबल होता है। उसी तरह से देख लीजिए 1H3 देख लीजिए, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बाबू 1, उसके न्यूट्रॉन कितना होता है 3 - 1 2। ठीक है, तो N/P रेशियो निकाल लो 2/1। ये तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसीलिए ट्राइटियम जो है अनस्टेबल होता है, इसीलिए हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन में ट्राइटियम यूज करते हैं, प्रोटियम यूज करते हैं। ठीक है, ये 2H मतलब 1H2 को थोड़ा कम यूज करते हैं। इसी तरह से अगर आप यूरेनियम ले लो 92 238, इसमें देख लो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है बाबू 92, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 238 - 92, 8 - 2 6, 13 - 9 4, 146। N/P रेशियो निकाल लीजिए 1/46/92, तो लगभग 1.5 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी अनस्टेबल हो गया। तो कहने का मतलब तुमको अगर सर कंक्लूड करो, N/P का रेशियो अगर 1 है तो वो मोस्ट स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। अगर 1 से ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना अनस्टेबल होगा, और 1 से जितना कम है, बहुत सारा सब्सटेंस 1 से कम भी होता है रेशियो उसका, ठीक है, तो वो भी अनस्टेबल होता है। तो कहने का मतलब अगर N/P का रेशियो 1 है तो मोस्ट स्टेबल, ज्यादा अनस्टेबल, दैट्स इट। कहने का मतलब है कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल या अनस्टेबल कब होगा, तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व से आपको पता चलेगा और N/P रेशियो से पता चलेगा। बोलिए शिवेश, क्या डाउट है? सर क्लियर है सर। वेरी गुड। न्यू टॉपिक अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे, दिस इज द
रेडियो एक्टिविटी ये क्या है, ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके लॉ, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, ये सब सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बताया भी था ये 4 लेक्चर का टॉपिक है, ठीक है, और ये हमारा सेकेंड लेक्चर चल रहा है नाउ।